हेलो एवरीवन, मैथ स्टडी फील्ड पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज है मॉक टेस्ट नंबर 1। मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जैसा कि मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ये फॉर एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट है। इसमें बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, जैसा कि एसएससी, रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट का नाम है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच और आज है मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो बेस्ट होंगे और इसका स्केड्यूल 9 AM पर रहेगा। तो चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके। चल स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति ने 24,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने फिर एक अन्य लैपटॉप खरीदा और उस लैपटॉप को 30% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या था? कुल लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ 24,000 का दे रखा है 20% की हानि। 20% की हानि 20/100 करेंगे, परसेंटेज है तो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 4/5। तो 5 में 4/5 आ जाएगा, इसलिए 4/5 आएगा क्योंकि यहाँ हानि मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20% का, यहाँ देखिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/20/100, 1/5 आएगा। तो इस 5 डिनोमिनेटर 5 पर 1 रेशियो की हानि यानी 4/5 हो जाएगा। 1 की हानि होने के बाद ये तो इसको डायरेक्टली 4/5 लिख दे रही हूँ। और फिर कहा गया है उसे बेचकर फिर से उसने एक अन्य लैपटॉप खरीदा। उस लैपटॉप को 30% के लाभ पर बेचा। तो 30% का लाभ होता है, यहाँ 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 3/10, यानी 10 पर 3 की लाभ, 3 रेशियो का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 + 3 करेंगे 13, 13 हो जाएगा 10। और इसको काट लेंगे अब, तो 0 से 0 चला जाएगा 5, 5 चौका 20, 4 बार में और 8 बचे 40, लेकिन यहाँ एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, यानी 480 हो जाएगा। 480 हो गया। अब इन सभी को 13 × 4 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 13 × 4 करने पर यहाँ से 13 चौका 52, 52 आ गया। 52 × 480 करेंगे, 480 गुना 52 करेंगे, तो ये चला, इसका आंसर हो जाएगा 24,960 हो जाएगा। 24,960 हो गया। और पहले ये 24,000 था, तो 24,000 जो कि पहले था, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ 960 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2400 है और 24,000 है और यहाँ 24,960 है। तो 960, सिर्फ 960 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 35% ऑफ 4200 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर दे रखा है 125% ऑफ 32 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको 35 को ब्रेक करके लिखेंगे, यानी इसको तोड़ कर लिखेंगे 4, ये हो जाएगा 7 × 5, 7 × 5 = 35, 7 × 5 का मल्टीपल है। और इस 4200
यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज यानी 100 होता है, तो परसेंटेज से ये 2 शून्य चला जाएगा। यहाँ सिर्फ बचा 42, 42 बचा, तो फिर 42 का जैसे 35 का फैक्टर किए थे उसी प्रकार 42 का, तो ये हो जाएगा 7 × 6। 7 और 6 का मल्टीपल होता है 42, 7 और 6 का मल्टीपल होता है 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, यहाँ से आ जाएगा 49, 49 आ गया। फिर 5 × 6, ये है 6, तो 5 × 6 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 30। अब यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाने के लिए इसे फैक्टर तोड़ कर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना ईजी हो गया। 9 × 3 = 27 और 4 × 3 = 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, यानी 1470। यहाँ से आ जाएगा ये पूरे का मान आ गया 1470, 1470। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 125 है और 125 परसेंटेज है, 125 परसेंटेज यानी ये हो रहा है 125। ध्यान से देखिएगा, 125 परसेंटेज है तो बटा 100 रहेगा। और आप सभी को पता होगा 25 × 125 होता है, 5 बार में चला जाएगा और 25 × 4 = 100, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 आ जाएगा। 4 यहाँ लिख देती हूँ मैं 4/5, 4/5 आ गया। और फिर यहाँ है 32 है। अभी स्क्वायर को छोड़ देती हूँ, पहले इसको काट लेती हूँ। तो ये 8 × 4 = 32, 8 से चला जाएगा, 8 × 5 = 40, राइट। यहाँ से इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 40, 8 और 5 का 40 आ गया। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर। अब इस 40 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। लेकिन यहाँ 16 रहेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है मुझे, तो ये हो गया 1600 हो गया। और यहाँ है 1470, 1600 और 1470 का डिफरेंस ले लेंगे। 1600 और 1470 का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से 1600 में से 1470 को माइनस करेंगे, यहाँ तो शून्य रहेगा, यहाँ है 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यानी 0 है तो कैरी ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचा फिर 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 130। इनका डिफरेंस निकल कर आ रहा है 130, तो 130 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइम एंड वर्क का है। और इससे पहले बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए और बी टाइम एंड वर्क का है। ए और बी की दक्षता का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो है 5:6, 6:5 है। सॉरी, 5:6 नहीं, 6:5, यानी 6:5 है। तथा बी अकेले एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए पहले 2 दिन अकेले कार्य करता है तो ज्ञात कीजिए कि दोनों एक साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ ए लिख देती हूँ और बी। ए का रेशियो है 6 और बी का रेशियो है 5। ए का रेशियो 6 है, बी का रेशियो 5, और इन दोनों का सम आ जाएगा 11 आ गया। फिर कहा गया है बी अकेले कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो बी 5 की इफिशियंसी से 20 दिन में कार्य करेगा। बी 5 की इफिशियंसी से बी की बात करें तो बी 5 की इफिशियंसी से 20 दिन में कार्य करेगा, तो ये कार्य कर लेगा 100, जो कि टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ टोटल वर्क आ गया। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं थोड़ा और शॉर्ट लिख दे रही हूँ ताकि अच्छा से क्लियरली दिख सके। यहाँ देखिएगा, बी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। बी कार्य करेगा जो कि 5 की इफिशियंसी से 20 दिन में टोटल काम कर लेगा, टोटल वर्क कर लेगा उसने 100। और ए पहले 2 दिन
अकेले कार्य करता है। तो ए 6 की इफिशियंसी से 2 दिन तक काम किया तो 12 काम ए ने कंप्लीट कर लिया। 12 जो कि ए ने किया। और इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे। 100 और 12 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 80 यानी 88 आ जाएगा। और टोटल इफिशियंसी जो कि 11 है, तो ए और बी का दोनों साथ में शेष काम को करते हैं, यानी शेष काम तो 88 काम को ए और बी दोनों मिलकर 11 की इफिशियंसी से टोटल वर्क शेष बचा 88। इसको 11, तो ये 11 से 8 बार में चला जाएगा, यानी 8 डेज में ये कर लेते हैं। तो 8 डेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 डेज में काम को कर लेते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है यदि x को 8, 10, 3, 4 यहाँ प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याओं समानुपाती होती है तो ए हो जाती हैं, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ 8 है, समानुपात है, 8/10 कर लेंगे और बराबर कर लेंगे फिर 3/4 और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर जैसा कि इसको a अपॉन b मान लेते हैं और इसको c अपॉन d मान लेते हैं और ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ a और d माइनस किया जाता है b और c और बटा में हो जाएगा a प्लस d, फिर माइनस किया जाएगा b प्लस c। ऐसे करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा। 10 × 3 करेंगे 30 और बटा में रहेगा फिर 8 और 4 12, 10 और 3 13, 10 + 3 13 हो जाएगा। इसको नीचे ऐड किया जाता है जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाती हूँ। कंसेप्ट यही कंसेप्ट लगने वाला है। और यहाँ हो जाएगा 8 4 12, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 1, यानी 1 का 2 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। x का मान निकल कर आ जाएगा 2। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, न्यूमरेटर अंश में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद घटा लेना था और डिनोमिनेटर में इन दोनों का ऐड करना था और ऐड करके जैसे कि 8 और 4 इन दोनों का एडिशन, फिर 10 और 13, उसके बाद इन दोनों को घटा लेना था। यही कंसेप्ट लगने वाला है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 56,200 रुपये तथा 4 वर्ष में 62,300 यहाँ 83 नहीं होगा, सॉरी 82 हो जाएगा। यहाँ 62,382 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 3 ईयर्स, मैं ऊपर सबसे पहले 4 ईयर्स का निकाल लेती हूँ। 4 ईयर्स का दे रखा है 62,382, यहाँ 82 रहेगा और फिर 3 ईयर्स का है 56,200। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा यहाँ से, तो डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी 1 वर्ष जो कि निकालना आसान हो जाएगा रेटिंग का। तो 1 वर्ष डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा 8, फिर यहाँ 182 और 182, फिर यहाँ हो रहा है, यहाँ 12 है, 12 में से 6 जाएगा, 2 है
तो कैरी ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यानी 61,182 आ रहा है। तो 61,182 और बटा में देखिएगा 1 वर्ष का 61,182 आ गया। फिर ये 61,182 और बटा में रहेगा ये 300 वाला, 300 वर्ष वाला हमें लेना है, सॉरी 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष वाला लेना है। 300 वर्ष मुझसे मिस्टेक हो गया, 3 वर्ष वाला लेना है। तो 3 वर्ष वाला है 56,200, 56,200 और गुना कर लेंगे 100, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। फिर इसको काटेंगे 56 से, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी 1 और ऑप्शन में 11। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पूर्व बी की आयु का बीच का अंतर 20 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ ए अनुपात बी, ए का है 5:3, ए अनुपात बी 5:3 आ गया। अब कहा गया है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु में 10 ऐड कर लेंगे 10 वर्ष बाद, और फिर 4 वर्ष पूर्व बी की आयु का बीच का अंतर यानी यहाँ डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, माइनस हो जाएगा, तब बी की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले जाना है, तो ये हो जाएगा -4, और इनका डिफरेंस है 20 वर्ष का, 20 वर्ष का है। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी 10 आ गया, सॉरी a प्लस 10 आ गया, और माइनस यहाँ है तो b -4 बराबर हो जाएगा 20। यहाँ से a माइनस बी निकाल लेंगे, तो a माइनस बी हो जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 और ये 10 और 4 ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर आ जाएगा 6, a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 6, और यहाँ अनुपात दे रखा है 5:3, तो यहाँ से भी डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 2 को बराबर कर लेंगे इसके, a माइनस बी जो कि 6 है इसके बराबर, तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 3, 3 दूनी के 6, 3 से कट जाएगा 2 बार में 6। तो यहाँ से ए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 15। तो और बी की बात करें, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर 9। लेकिन पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, ए की प्रेजेंट एज हो जाएगा 15। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि बी का पूछा जाता तो परसेंटेज वर्तमान आयु तो 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए का पूछा गया है तो 15। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसप यानी HCF है और संख्याओं का योग HCF जो कि 7 है, जो कि 7 क्वेश्चन में 7 है, और संख्याओं का योग दे रखा है, योगफल दे रखा है 77। टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण यहाँ पर HCF का वैल्यू नहीं दे पाई हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ 7 है एग्जैक्टली। यहाँ क्वेश्चन में 7 दे रखा है, मैं यहाँ लिख दी हूँ। तो दो संख्याओं का लसप ज्ञात कीजिए यदि लसप यानी LCM ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्या 30 से बड़ी हो। सॉल्व करेंगे जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन में दे रखा है HCF 7 है और एक योगफल 77 है। तो सबसे पहले यहाँ पर HCF A प्लस B कर लेंगे, A प्लस B यानी बराबर 77,
ए प्लस बी संख्याओं का योग जो कि 77 के बराबर है। ए और बी दो संख्या मानेंगे, दो संख्या ए एंड बी मान लेंगे, ए एंड बी मान लेंगे, राइट। तो इन्हीं का गुणनफल हम 77 जो कि हमें दे रखा है, और इस संख्या का अनुपात में 7 जो कि HCF भी रहता है। तो HCF ये रेशियो है, ये ए और बी जो कि रेशियो मानी हूँ, और इस रेशियो में दो संख्याओं के अनुपात में उसके साथ HCF भी आता है और उनका योग HCF जो कि 7 है, तो 7 भी मौजूद रहेगा इनके रेशियोज में जो कि बराबर है 77 के। तो यहाँ से 7 और 7 दोनों इस रेशियो में 7 मौजूद हैं, HCF है इस कारण। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 77 आ गया। 7 से काटेंगे 77 को तो ए प्लस बी का मान निकल कर आ जाएगा 11। ए प्लस बी का मान 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 है तो ए जो कि 5 रख लेंगे और बी 5 और 6 इन दोनों का सम करेंगे तो 11 हो रहा है, राइट। 11 हो रहा है तो हमें चाहिए एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम होता है एलसीएम ए इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का अनुपात और इंटू HCF होता है। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का अनुपात गुना HCF। तो HCF दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया 5 और 3। पहला संख्या है जो कि 5 है, ए और बी है 6 निकल कर आया है। ए बराबर 5 और बी बराबर 6 निकल कर आया है, और HCF तो पता ही है, क्वेश्चन में दे रखा है 7। क्वेश्चन में गिवन है, ये लिख देती हूँ। क्वेश्चन में गिवन है HCF, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू करेंगे 7 तो यहाँ से आ जाएगा 7 3 के 21 है, लेकिन यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एलसीएम निकल कर आ जाएगा 210। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण HCF जो कि नहीं लिखा था, तो HCF जो कि क्वेश्चन में 7 दे रखा है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन में 7 दे रखा है, मैं अलग से नहीं मानी हूँ। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 7 अंकों की संख्या 5 6 5 6 x 5 2 जो कि 72 से विभाजित हो तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर 72 से डिविजिबल होने के लिए, विभाजित होने के लिए सबसे पहले 72 का फैक्टर कर लेंगे। 72 का फैक्टर करेंगे तो ये 8 इंटू 9 करेंगे, 8 और 9 का मल्टीपल जो कि होता है 72 होता है। यहाँ पर 8 है तो सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 से विभाजकता चेक करेंगे इन संख्याओं में। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को हमें 8 से डिवाइड करके देखना होता है, 8 से विभाजित करके देखना होता है। तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, जैसा कि यहाँ पर x है तो x ले लेंगे 5 2 x 5 2। अब इसको 8 से डिविजिबल 8 से विभाजित करेंगे तो x का मान ऐसा क्या रखें कि जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो x की जगह पर मैं 2 4 5 ऐसा तो मैं 7 रखती हूँ, x की जगह पर 7 रखूँगी तो ये 7 8 9 72 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 बचेगा, 8 चौका 32 यानी यहाँ पर 7 रखने पर देखिएगा x की जगह पर 7 रखने पर ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो 7 x का मान 7 रखी, x बराबर 7 रखी हूँ तो x का मान यहाँ देखिएगा 7 5 2। अब इसको 8 से विभाजित करेंगे, 8 9 72, 9 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर बचा
3, 8 चौका 32 यानी कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए हम 7 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं यहाँ पर x का मान। अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए विभाजकता चेक करने के लिए इनके अंकों का योग देखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 5 सभी का सम कर लेती हूँ, यहीं से डायरेक्टली मैं सम कर लेती हूँ या लिख देती हूँ। 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, फिर x का मान हमने रखा है 7, उसके बाद 5 2 5 6 5 6 x का मान 7 रखी हूँ, 5 2 इन सभी का सम करेंगे। यहाँ से 11, 6 5 11, फिर 6 5 11, 11 11 22, 22 और 7 29, 29 आ गया, 29 यहाँ से आ गया और ये हो जाए और फिर 7 इनको ऐड कर देंगे, 29 और 1 30, 30 और 6 36। तो यहाँ से 36 मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो ये पूरी 36 जो कि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर देखिएगा यहीं तक मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा सम 29 आ गया था। 29 प्लस कर लेंगे x का मान जो कि 7 रखेंगे, जो कि 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें x का मान ही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 0 लेस देन थीटा है और थीटा लेस देन 90 डिग्री है और साइन 2 थीटा प्लस 32 डिग्री बराबर है कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा है, तो थीटा का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन और कॉस तभी बराबर होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो। कंसेप्ट होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है साइन 2 थीटा प्लस है 32 डिग्री बराबर है साइन और कॉस तभी बराबर होता है जब थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री के बराबर हो। बराबर है कॉस थीटा जो कि कॉस 4 थीटा प्लस है 16 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों का सम कर लेंगे यानी देखिएगा 2 थीटा प्लस कर लेंगे 32 डिग्री प्लस हो जाएगा 4 थीटा और यहाँ पर 16 डिग्री जो कि बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसको थीटा 1 मान ली हूँ और इसको कॉस साइन थीटा को ये थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों का सम कर लेंगे और 90 डिग्री के बराबर कर लेंगे, 90 डिग्री के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से 2 थीटा और 4 थीटा इन दोनों का सम करेंगे, 4 थीटा और 2 थीटा का सम करेंगे, ये हो जाएगा 6 थीटा और यहाँ पर 16 और 32। तो सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा और 16 और 32 का सम कर लेंगे। 16 और 32 का सम 6 और 2 8 हो जाएगा और 3 और 1 जो कि 4 48 डिग्री हो गया। 48 डिग्री हो गया तो 90 माइनस 48 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 है कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 7 छक 42, 7 यानी 7 डिग्री, थीटा का मान आ जाएगा 7 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो 7 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है,
9 1 जो कि अलग अलग हैं और 2 1 का माध्य मीन क्या होगा और बहुलक क्या होगा। मीन और मॉड, माध्य और मॉड निकालना है। तो सबसे पहले माध्य बराबर होता है, माध्य यानी मीन बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यानी संख्याओं का सम अपॉन नंबर। और मॉड बराबर होता है जो अधिक बार रिपीट हो, जो ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसी को मॉड कहा जाता है। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। यहाँ से जाएगा 10 10 5 15 15 और 4 19 19 और 21 ये 23 23 और 9 इन सभी का सम आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्याएँ हैं तो बटा हो जाएगा 14। 14 से काटेंगे 56 को तो ये चला जाएगा 4 बार में। तो मीन माध्य निकल कर आ जाएगा, माध्य बराबर आ जाएगा 4 आ गया। अब हमें चाहिए मॉड यानी बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर चेक करेंगे कौन अधिकतम टाइम रिपीट्स हो रहा है, कौन अधिकतम टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये 9 जो कि अलग है, 9 और 1 अलग है। तो 1 2 1 को काउंट कर रही हूँ सिर्फ मैं, 3 4 4 5। तो 1 5 बार रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 9 4 बार ही रिपीट हो रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा 1 5 बार रिपीट हो रहा है। जो अधिकतम टाइम रिपीट हो रहा हो उसी को मॉड कहा जाता है, बहुलक। तो आंसर हो जाएगा 4 और 1। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी मीन एंड मॉड। मीन है 4 और मॉड है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में 60 ग्राम साधारण नमक है और 340 ग्राम पानी मौजूद है। तो द्रव्यमान के संदर्भ में मिश्रण के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा नमक की सांद्रता की गणना कीजिए। तो नमक की सांद्रता का गणना करना है। नमक जो कि 60 ग्राम साधारण नमक है। एक मिश्रण में 60 ग्राम साधारण नमक है, 340 ग्राम पानी मौजूद है, उसमें 340 ग्राम पानी मौजूद है और उसमें नहीं, सॉरी, एक मिश्रण में 60 ग्राम साधारण नमक और 340 ग्राम पानी है। तो द्रव्यमान के संदर्भ में मिश्रण के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा नमक की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो नमक साधारण नमक जो कि 60 ग्राम है और टोटल 60 प्लस 340 करेंगे तो ये हो जाएगा 400। 400 हो गया, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ से चला जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा, 15 चौका 60, 15 बार में चला जाएगा, यानी 15% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छा समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है। तो प्राप्त क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मूल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 25% है, 25% जो कि कम किया जा रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100 करेंगे 1/4 आ जाएगा। 4 में 1 की कमी की जा रही है, एक रेशियो की कमी की जा रही है। तो यहाँ आ जाएगा 4 से, यहाँ देखिएगा 4 से हो जाएगा ये रेशियो 3। 1 की कमी होने के कारण 4 से 3। यहाँ पर 20% की वृद्धि बढ़ाई जा रही है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। यहाँ 25% कम हो रहा था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 20/100 करेंगे 1/5 आ जाएगा। तो 5 में 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 25 100 हो जाए, पंचों का 20 हो जाएगा, 100
मिस्टेक हो रहा था। ये 5 चौक का 20 और 6 3 18, तो यानी यहाँ 18 आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है। तो प्राप्त क्षेत्रफल 1800 स्क्वायर। तो इसको प्राप्त ये होता है फाइनल, यहाँ आता है जो फाइनल, और ये होता है ओरिजिनल, या कह ले इसको इनिशियल ओरिजिनल, इनिशियल या ओरिजिनल भी बोल सकते हैं। तो इसको फाइनल रेशियो, प्राप्त रेशियो जो कि 1800 के बराबर कर लूँगी, 1800 के बराबर करूँगी, 18 से काटूँगी, ये 100 बार में चला जाएगा। एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 100 आ गया। तो हमें चाहिए मूल्य, यानी जैसा कि दे रखा है मूल्य क्षेत्रफल, यानी वास्तविक ओरिजिनल जो कि 20 है, तो 20 × 100 करेंगे, 20 × 100 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2000। तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ मूल या ओरिजिनल उसी को बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने से मूल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि बता दूं कि इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम पर जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस क्लास का PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दी गई आकृति में O एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है। O 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, और वृत्त का केंद्र है, और ABOD की लंबवत एक जीवा है। यदि CD 8 सेंटीमीटर है, तो CD 8 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा? AB की लंबाई सेंटीमीटर में हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, एक वृत्त जो कि बना लेती हूँ। कहा गया है यहाँ पर O केंद्र वाला एक, तो यहाँ केंद्र O है, जो कि इस पर एक त्रिज्या जो कि 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और कहा गया है ABOD के लंबवत एक जीवा है। तो A और B, यहाँ जीवा A हो गया, AB हो गया, और OD के लंबवत है, तो O से D एक लंबवत है, और यहाँ पर C आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा C हो गया। तो यहाँ से कहा गया है CD 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कहीं 8, ये 8 सेंटीमीटर का है। C और D 8 सेंटीमीटर का है। जब ये 8 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, जब ये 8 है, CD 8 है, तो यहाँ 13 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक, तो ये हो जाएगा 5, 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ट्रिपलेट से यहाँ ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, 5 12 13। तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये साइड जो कि हो जाएगा C और D के बीच की दूरी हो जाएगी 12, तो यहाँ कहीं 12 आ जाएगा। यानी ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो यहाँ से आ जाएगा 5 12 13 ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। जब ये 12 है, तो ये साइड भी 12 हो जाएगा, ये साइड भी 12 हो जाएगा। और कहा गया है A और B की लंबाई सेंटीमीटर में निकालना है। तो A और B, A है 12, और यहाँ से A से C तक की दूरी 12 है, और C से D जो कि डिस्टेंस 12 है, तो 12 + 12 करेंगे, यानी इन दोनों का सम आ जाएगा 24। तो ये इसी को निकालना था, A और B की लंबाई, A से B तक की लंबाई जो कि 12 है, और A से C तक की 12 है, और C से B तक की 12 है, तो 12 12 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस मॉक टेस्ट में एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। चलती हूँ तब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 8 बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब भी क्वेश्चन में कहा जा रहा हो कि एक को पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है, यानी एक जैसे कि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, तो इस केस में हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है, यानी आयतन को आयतन के बराबर करना होता है, आयतन को आयतन के बराबर करना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक गोले को पिघलाकर यहाँ पर बनाया जा रहा है बेलन। तो सबसे पहले गोले का आयतन बराबर कर लेते हैं बेलन के आयतन के बराबर करना होता है। तो एक गोले को पिघलाकर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और बेलन जो कि 8 बेलन बनाया जाता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो गुना 8 यहाँ रहेगा, गुना यहाँ पर गुना 8 रहेगा। और बेलन का आयतन होता है 4 तो बाद में रहेगा ना, पाई r² h होता है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4/3, एक जो कि 1 है तो छोड़ देती हूँ। और r का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, तो 8 जो कि त्रिज्या है, तो 8 का क्यूब कर लेंगे, यानी 8 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, इंटू 8 कर लेंगे। फिर यहाँ पर r² यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बनाया जाता है, तो 4 × 4² करना है, और ऊंचाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई को निकालना है। तो सबसे पहले 8 से 8 चला जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दो बार में चला जाएगा। यहाँ से 2 दूनी के 4, और 4 × 4 16 हो जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा, h बराबर न्यूमरेटर में आ रहा है, अंश में आ रहा है 16, और हर में आ रहा है 3, तो 16/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16/3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो कि ब्लू वाला है और ब्लैक वाला एक्सपोर्ट है, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, तो DI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 2014 और 2018 में चीनी के कुल उत्पादन का 2015-2019 में कुल निर्यात से अनुपात कितना है। 2014 और 2018 को लेंगे, तो 2014 और 2018 इनका उत्पादन निकालना है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो कि 280 है, और ये है 440। तो सबसे पहले 280 प्लस कर लेंगे 440, इनका सम करेंगे। यहाँ से 8 4 12, 6 और 1 7, 720 आ गया, 720 आ गया। फिर कहा गया है 2015 और 2019 में कुल निर्यात, तो कुल एक्सपोर्ट जो कि निकालेंगे 2015 एक्सपोर्ट 2015 और 2019 का निकालना है। तो 220 है और 380 है, तो 220 और 380 कर लेंगे। इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 और 3 2 5 और 1 6, यानी ये आ रहा है 0 से 0 चला जाएगा। तो ये रेशियो 72 अनुपात
60 का आ रहा है। 72:60 तो 12×6 = 72, 6 बार में चला जाएगा और 12×25 = 60 यानी 6:5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6:5। ऑप्शन ए मान लेते हैं, बी, सी और डी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6:5। आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।